Jai Hind everyone. NDA exams are around the corner and English is the second most important subject when it comes to NDA exams, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके देगा। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल पेपर, जहाँ पे हम लोग आज के 50 क्वेश्चंस, एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि ये जो 50 क्वेश्चंस हो वो वैसे ही क्वेश्चंस हो जैसे कि आपको आपके एग्जाम में मिलते हैं, एंड दे आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहले देखो बच्चों, पैटर्न वही रखा गया है जैसे कि आपके एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी एग्जैक्ट मैच करते हुए रखा गया है। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी कीन डूइंग दीज क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही ऑलवेज कीप्स अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। अब देखो उसने कहा ही ऑलवेज कीप्स, ठीक है। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आया, फाइन। अब बंडल ऑफ, एक बंडल किसका? अब यहाँ पे जो बंडल है वो कलेक्टिव वर्ड है, ऑफ 100 रुपीज नोट्स। बंडल नोट्स का है तो फाइनल नाउन जो है हमारा नोट्स है, ना कि रुपीज, राइट। नाउन से पहले हमेशा क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स। वहीं पे अगर हमारे पास सिर्फ ये हो जाता 100 रुपीज, इन दैट केस हम यहाँ पे नाउन फुल स्टॉप, यहाँ पे हमारा नाउन क्या हो जाता? रुपीज, तब ये 100 एडजेक्टिव होता। बट क्योंकि इसके आगे नोट्स ऑलरेडी हमें मिल गया है तो नाउन हमारा नोट्स हो जाता है, उसके पहले आने वाला जनरली कोई भी वर्ड एक एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे जो रुपी है उसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते। तो बच्चों एरर किस पार्ट में है? एरर आपका सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स। अब ये तो हमें कंडीशनल दिख रहा है और कंडीशनल में भी यू स्कोर है तो मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। इफ़ यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन यू विल बी ग्रांटेड फ्री शिप। अब ये बात तो तय है कि भाई यहाँ तक ये कंडीशनल क्लॉज था, यहाँ से रिजल्टेंट शुरू हो रहा है, यू विल बी, फाइन। अब ये फ्री शिप कुछ नहीं होता, अब स्कूल के द्वारा हमें क्या मिल रही है? स्कॉलरशिप मिल रही है। तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्या कर दोगे? फ्री स्कॉलरशिप हो जाएगा या स्टूडेंटशिप हो जाएगा, ठीक है। फ्री शिप नहीं होगा, फ्री स्कॉलरशिप या फ्री स्टूडेंटशिप। दिस इज नोन एज रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स, जिसका यूपीएससी खास यूज करता है। एरर बच्चों आपके किस पार्ट में है? सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर, श्वेता ने अपने भाई से पूछा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाई हिज कुड नॉट सी हर टू कन्विंस हर ऑफ द फैक्ट। क्यों वो उसको कन्विंस नहीं कर सकती सच के बारे में भी बता के। अब देखो श्वेता आस्क्ड हर ब्रदर व्हाई, यहाँ पे जो वाई है ये है रिलेटिव कंजंक्शन आपका, और जनरली ये जो रिलेटिव कंजंक्शन आते हैं ना बच्चों, इनके बाद एक नया क्लॉज शुरू होता है और नए क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहाँ पे जो हिज है ये तो पॉजेसिव केस है जिसकी तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे हिज का जो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दैट विल बी ही, तो व्हाई ही कुड नॉट सी हर। तो एरर किस पार्ट में है आपका? एरर है आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, each of the dresses that she purchased from an online store have their own speciality. Very important concept, चलो समझते हैं बच्चों। कभी भी आपके पास एग्जाम में each of, one of, either of, neither of आ जाए तो इनके बाद द ज़रूर लगेगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव ज़रूर आएगा, बट इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है बच्चों वो हमेशा प्लूरल होता है। नाउन या प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल, है ना। तो अब देखो ये मिल गया, फाइन। दैट शी परचेज, जो उसने परचेज किया था एक ऑनलाइन स्टोर से। अब ये हैव किसके लिए आया है? इस हैव का सब्जेक्ट कौन? ईच। इस हैव का सब्जेक्ट कौन है? ईच। ईच माने प्रत्येक। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल? ऑब्वियसली मैम सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे हैव ना हो के क्या हो जाएगा? हैज़ और देयर नहीं, हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी। अब ये जो दैट है उसके लिए क्लॉज शी परचेज फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे दैट का क्लॉज खत्म होता है और वापस से ये सेंटेंस ईच ऑफ द ड्रेसेस हैव इट्स ओन स्पेशलिटी। तो ये हैव का सब्जेक्ट है ईच, इस हैव का सब्जेक्ट कौन है बच्चों? ईच, और ये सिंगुलर बना देगा और देयर की जगह क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा। तो एरर आपका किस पार्ट में हो जाता है? एरर आपका हो जाएगा सी फॉर चंडीगढ़ में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट यू सेड इज इम्पोर्टेंट टू द ओकेजन, जो तुमने कहा वो उस ओकेजन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तो अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है। दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फाइन, वेरी फाइन, नो एरर। नेक्स्ट, lesser students are opting for science related questions because commerce stream has become more lucrative. lucrative माने easy to adjust with, है ना, flexible जिसको हम कह सकते हैं। अब देखो less word किसके लिए आता है, uncountable noun के लिए आता है, जबकि few किसके लिए आता है, countable के लिए आता है, and we know this। तो अब यहाँ पे students तो countable है, तो lesser का यूज नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पे किसका यूज होगा, fewer का यूज होगा। एरर आपका किस पार्ट में हो जाता है, अगेन एरर है आपका ए पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Don't talk to him, he always remains in temper these days. Now you need to remember कि जब भी हम moods की बात करते हैं तो जनरली मूड वर्ड्स के पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। अब देखो, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर। टेम्पर माने क्या हो जाता है, गुस्सा, तो ये भी एक मूड है। तो टेम्पर के पहले हमें यहाँ पे ए देना पड़ेगा क्योंकि टेम्पर इज अ वोवल, इज अ कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड इन अ टेम्पर दीज डेज। नेक्स्ट question number 8, when the house was set on the fire all the people started crying at the top of their voices। जब घर में आग लग गई तो सारे लोग बिल्कुल मतलब बहुत शोर शराबा करने लगे। अब देखो, when the house was set on the fire, fire कैसा नाउन है, फायर तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है। और पहली चीज, ऑल्दो द लग सकता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फायर की तो बात हो नहीं रही है ना, तो यहाँ पे फायर के पहले द की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एरर आपका किस पार्ट में है, एरर है हमारा बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, He had been extreme interested in swimming and playing water polo during his college days। वो बहुत इंटरेस्टेड था स्विमिंग में और खेलने में वाटर पोलो उसके कॉलेज के दिनों में। अब देखो, he had been, ठीक है, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या करने में, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड क्या है बच्चों, एडजेक्टिव। एक्सट्रीम माने काफ़ी ज़्यादा हद तक। अब एक्सट्रीम ही तो एक एडजेक्टिव है, बट एक एडजेक्टिव को एक एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है। और अगर हम एक एडजेक्टिव में एलवाई लगा दें तो वो जनरली एडवर्ब्स बनाते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे एक्सट्रीम ना हो कि क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली। तो एरर है हमारा किस पार्ट में, ए फॉर एप्पल, राइट। नेक्स्ट Question number 10, Ravi has collected all the necessary documents and have written a good paper for this conference। रवि ने सारे necessary documents collect कर लिए हैं। अब एंड के बाद जो हैव आया उसका सब्जेक्ट कौन, पहचानो। देखो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे जनरली बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आपने सिंटेक्स या जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया तो आपके 60 to 70% एरर्स ऐसी हो जाएंगे। उसके बाद टाइम एंड टेंस, कंडीशनल्स, प्रेपोजिशन, इसको कर लिया तो मतलब 80 to 90% एरर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एंड हैव रिटन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो रवि है, रवि तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एंड हैज रिटन ही आएगा। एरर किस पार्ट में है, एरर है हमारा सी पार्ट। सो हियर वी एंड विद योर एरर पोर्शन 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू योर एंटोनिम्स। ध्यान दो, एंटोनिम्स है बच्चों। द लॉन्ग सिकनेस हैज टर्न द बॉय फ्लिमजी। अब देखो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कॉन्टेक्चुअल बेस्ड आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक एडवांटेज ही है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लॉन्ग सिकनेस थी, अब सिकनेस की वजह से हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं ना। तो अब द लॉन्ग सिकनेस हैज टर्न द बॉय फ्लिमजी। अब फ्लिमजी की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं ये कमजोर का ही सेंस देगा ऑब्वियसली। तो अब हेल्दी, हेल्दी क्या वीक का हेल्दी नहीं है ना, वो अनहेल्दी का हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। अब एग्जैक्ट एंटोनिम अगर देखा जाए तो फ्लिमजी का तो स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा। एजाइल का मतलब होता है वर्क डन क्विकली, कोई काम जल्दी से कर देना, है ना। होलसम माने कंप्लीट, पूरी तरीके से। तो अब एग्जैक्ट इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, ही सैट ऑल अलोन, वो अकेला बैठा था, इन द प्राइवेट बियरिंग दैट सल्की फेस। अब देखो, अकेला बैठा है तो इंसान क्या होगा, उदासी होगा। तो अब उसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से हमने इस वर्ड को निकाला। सल्की का मतलब क्या हो जाता है, मुंह लटकाए हुए, उदास, है ना। अब हमें पता चल गया कि इसका मतलब है उदास। तो अब देखो, काइंड मतलब तो दयालु, माइंड माने नम्र, लविंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चीयरफुल। हमारा एंटोनिम क्या हो जाता है, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट,
दिस टॉनिक सर्व्स टू वाइटलाइज योर हेयर्स। अब टॉनिक है, टॉनिक तो काम ही करता है भाई बालों में एनर्जी देने के लिए, तो वाइटलाइज का मतलब क्या हो गया, उसको पोषण देने के लिए, है ना। और दूसरी चीज, एक चीज और रिलेट कर सकते हैं, ऐड आता था वाइटल, वाइटल करके कोई कुछ कैप्सूल्स आते थे तो वो एनर्जाइज करते थे, तो वाइटलाइज का मतलब क्या हो गया, एनर्जाइज करना, है ना बच्चों। शॉर्टन माने तो छोटा करना, रिप्रेस माने कम करना, क्लैमर, क्लैमर माने क्या हो जाता है, क्लैमर, क्लैमर माने क्या हो जाता है बच्चों, शोर, है ना, नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइजी होना। एनफीबल, एनफीबल माने होता है कमजोर करना, तो वाइटलाइज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनफीबल। नेक्स्ट, His attitude is very hostile। hostile का मतलब हो जाता है बहुत ही क्रूर, है ना, इनह्यूमन जिसको कह सकते हैं, बहुत ही अनसिविलाइज्ड एटीट्यूड होना। अब देखो, फ्रेंडली, काइंड, ह्यूमेन और हेल्पफुल। ह्यूमेन का मतलब होता है, ह्यूमेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मैत्री, है ना, बहुत ही इंसानियत भरा जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब काइंड और हेल्पफुल भी नहीं होगा, होस्टाइल का एग्जैक्ट एंटोनिम पूछा गया है, दैट इज फ्रेंडली हो जाएगा। देखो कई बार आपको क्लोज एंटोनिम्स, क्लोज सिनोनिम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखे, बट होस्टाइल का मतलब हो जाता है दुश्मनी से भरा, जिसमें हम दुश्मनी बोल लें किसी से, है ना, तो उसी का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या हो जाता है, फ्रेंडली। नेक्स्ट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड वर बारबेरियंस। बारबेरियंस का मतलब हो जाता है अनसिविलाइज्ड। बारबेरियंस का मतलब क्या हो जाता है, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, जिसको सिनोनिम है यही, अनसिविलाइज्ड, बैड, क्रूएल। एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, सिविलाइज्ड। नेक्स्ट, देयर वाज नॉट अ सिंगल बिब्यूलस एडवेंचर इन आवर एक्सपीडिशन। मतलब हमारे जो एडवेंचर था, एक्सपीडिशन था, उसमें एक भी सिंगल बिब्यूलस एडवेंचरर नहीं था। अब यहाँ पे बिब्यूलस का मतलब क्या हो जाता है, कोई बार्बरस इन नेचर, है ना, जो असभ्य हो, एग्जैक्ट। बिब्यूलस का मतलब भी हो जाता है असभ्य होना, है ना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सोबर। सोबर माने जो बिल्कुल कोमल हो, अच्छा हो, है ना, एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंड। द फूड सर्व्ड एट द ऑफिशियल डिनर वाज ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब हो जाता है वेरी टेस्टी, वेरी न्यूट्रिशियस, है ना। एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम हो जाएगा इनएडिबल, मतलब जिसको खाया ही ना जा सके, जो बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, ही इज नॉट कट आउट। अब देखो यहाँ से सिनोनिम शुरू होते हैं, ध्यान से क्वेश्चंस के डायरेक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। कट आउट का एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा सूटेड, मतलब किसी चीज के लिए उपयुक्त होना, अप्रोप्रिएट होना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एबोरिजिनल। एबोरिजिनल मतलब क्या हो जाता है, ओरिजिनल, जो उसके प्रिमिटिव है इनहैबिटेंट्स, तो एबोरिजिनल का क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव, मूल निवासी। She does not get her work done punctually and properly because she is always dawdling. Dawdling मतलब इधर उधर डोलना, है ना, इधर उधर समय अपना वेस्ट करना। सो कंफ्यूज नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा, चिट चैटिंग तो बातें हो गया। लॉइटर, लॉइटर माने भी क्या हो जाता है, इधर उधर अपना समय बर्बाद करना। नेक्स्ट, अ सिविलाइज्ड रोमन बैंकेट। बैंकेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वही फीस्ट वगैरह होती है, खाना पीना होता है। वॉज अ थिंग ऑफ ग्रेट रिचनेस, स्टाइल एंड डेकोरम। बिल्कुल, पैलेस, ऑर्नामेंट, टेबल तो खाएंगे नहीं, बचा क्या हमारे पास, फीस्ट ही खाने को है, तो बैंकेट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फीस्ट। नेक्स्ट, ही वॉज ड्रॉन टू द वॉर्टेक्स ऑफ पॉलिटिक्स एट अ वेरी अर्ली एज। वॉटेक्स का मतलब होता है भूल भुलैया, जिसमें आप बिल्कुल फंस जाओ, है ना। तो अब देखो भूल भुलैया का यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है, एरेना ऑल्सो इन द फील्ड। एरेना माने भी फील्ड होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, बचा वर्लपूल। अब जैसे याद रखो वर्लपूल होता है, उसमें तो बिल्कुल सब इधर उधर हो जाता है, भूल भुलैया टाइप्स, तो वॉटेक्स का सिनोनिम क्या हो गया, वर्लपूल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, he could not suppress his resentment against that decision। resentment का मतलब होता है क्रोश, आक्रोश होना, है ना। अब देखो, एक्साइटमेंट, इरिटेशन, डिस्प्लेजर या इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन एग्जैक्ट सिनोनिम है जिसका मतलब हो जाता है गुस्सा, रोष। नेक्स्ट, he was the only reckless worker in the entire staff। reckless का मतलब हो जाता है rough, useless। तो अब देखो, bold, courageous, rash क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट rash। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं बच्चों idioms and phrases से। to have an easy time, to have an easy time का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत आराम की जिंदगी जीना, है ना। तो अब इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास आराम कहाँ है, to live in quiet and comfort, बहुत आराम से जिंदगी जीना। नेक्स्ट, to talk through one's hat मतलब बकवास करना, कुछ भी बोलना। अब हैट के थ्रू थोड़ी कोई कैसे बात कर पाएगा। to talk through one's hat का मतलब हो जाता है to talk nonsense। नेक्स्ट,
टू बीट द एयर, टू बीट द एयर का मतलब क्या हो जाता है, हवा को मारना तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब कोई ऐसा काम करना जो यूजलेस हो। सो टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वेन। ओके, आगे बढ़ने से पहले इन एनी केस आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा नहीं बन सकते, इन दैट केस यू नीड टू ज्वाइन दीज ऑनलाइन क्लासेस जो आपको मिलेंगी मेजर कल्चर क्लासेस के लर्निंग ऐप में। आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। उसके अलावा यू कैन कॉल 9696330033। बहुत ही नॉमिनल रेट से और लिमिटेड टाइम ऑफर है। टू बीट एट वंस फिंगर्स, टू बीट एट वंस फिंगर्स एंड्स का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ के लिए क्या हो जाना, कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाना। बट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसको हम कह सकते हैं होमवर्क में के तौर पे। यू विल कमेंट मी दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। टू बी एट वंस फिंगर्स एंड। एट अ पार्टी ही इज ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। तो हमारा यहाँ पे जो फ्रेज है दैट इज इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब हो जाता है हमेशा बहुत उत्साह में होना। तो यहाँ पे टॉकेटिव नहीं होगा, ड्रंक नहीं होगा, अनकंट्रोलेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, चीयरफुल। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब हो जाता है बहुत जोश में, चीयरफुल। नेक्स्ट, ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस कॉम्प्रिहेंशन। बच्चों इस बार कॉम्प्रिहेंशन आया था और बहुत आसान भी नहीं था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव दिस कॉम्प्रिहेंशन। द फंक्शनल डिक्लाइंस ऑफ एडवांसिंग एज आर डिप्रेसिंग। ऑब्वियसली भाई हम जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं, नम होते चले जाते हैं। The heart's ability to pump blood drops about 1%. Blood flows to arms and legs decrease by 30 to 40% in old age. The amount of air a person can exhale after a deep breath lessens and the chest wall stiffens with age. ये सारी problems with age occur होती हैं. However, recent studies have shown that most of these age-associated declines can be delayed by exercise. इनको हम decline कर सकते हैं exercise के through. Exercise lowers the resting heart rate and increases the amount of blood pumped with each beat in older people. When stress is placed on bones through exercise, calcium content rises. जब stress इस प्लेस मतलब डिप्रेशन वाला नहीं, जब हम उस पर जोर लगाते हैं अपनी एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बोन्स में, कैल्शियम कंटेंट राइजेस विद द रिजल्ट दैट रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर इज इम्प्रूव्ड। और जिससे जो फ्रैक्चर होने का जो एक झुकाव होता है वो क्या होता है, कम हो सकता है। नाउ कमिंग ओवर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एज इज जनरली अ डिप्रेसिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो थोड़ा कम काम करने लगते हैं। नेक्स्ट, the strength of bones can be increased by exercise because it increases what? Increases calcium content in bones. Exactly, क्योंकि वो क्या increase करता है भाई, क्योंकि वो calcium content हमारे bones में increase कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, हमारी जो strength of bones है वो क्या होता है, increase हो जाता है। Next, the word exhale, exhale का मतलब क्या हो जाता है, breathe out। exhale का मतलब बच्चों क्या होता है, breathe out करना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एक्सरसाइज डिलेज नेचुरल डीके। ऑब्वियसली एक्सरसाइज क्या करता है, हमारी जो नेचुरल डीके ओल्ड एज है उसको कम करता है। नेक्स्ट, द चेस्ट वॉल बिकम स्टिफ इन ओल्ड एज। क्यों? क्यों कम स्टिफ हो जाती है? क्योंकि जो हमारी एबिलिटी टू एक्सेल सफिशिएंट एयर होती है वो कम होने लगती है, इसलिए हमारी जो चेस्ट वॉल भी होती है वो क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। नेक्स्ट आने से पहले, दीज बुक्स आर समथिंग विच वी बूस्ट ऑफ, जिसके बारे में वी आर प्राउड इनफ टू टेल यू कि अगर ये बुक्स आपके पास हैं तो इनके प्रैक्टिस मात्र से ही आप अपने अल्टीमेट एनडीए के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आज ही क्या करिए, 25% डिस्काउंट है, कॉल करिए 9696330033। उसके अलावा आप खुद भी इसको www.majorcultureclasses.com में जाके ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। Okay, now this is your PQR, is a favorite part of yours, right? चलिए शुरू करते हैं। The administration will soon launch. Administration बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। क्या? अब लॉन्च हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद हमें उसको ऑब्जेक्ट देना है। तो अब देखो इन चारों ऑप्शंस में, अब सबसे पहले PRQS चारों हैं, तो वो लॉन्च क्या करेगा, अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव। एस से शुरुआत एक ही ऑप्शन में है, दैट इज डी, अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स अगेंस्ट यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स। बच्चों डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग क्या करिएगा, पॉज करिएगा, आंसर दीजिएगा, फिर चेक करिएगा कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, दो ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, एस से फिर से शुरुआत होगी क्योंकि ये क्लॉज है, एक क्लॉज यहाँ खत्म हो रहा है। ही ऑफन वर्कड मच हार्डर,
in order to please his parents that was either necessary or good for him. Again B is the correct answer. Next question number 37. In spite of his health, उसके हेल्थ के बावजूद क्या, in spite of his health being adversely affected, यहाँ पे P से शुरुआत हो रही है, being adversely affected by frequent, क्यों किसकी वजह से, by frequent fever attacks, he came out rejuvenated from the Bankipore jail in 1934. D is the correct option. Next, सी PQRS बच्चों एक रीडिंग ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप अपने PQRS को करने का एक जो तरीका होता है, एक परफेक्शन होता है, एक्यूरेसी होता है, उसको ला सकते हैं, राइट। रीडिंग और प्रैक्टिस पर डे कम से कम 5 PQRS प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिकली वन डे यू विल सी कि आपको PQRS में महारत हासिल हो चुका है। और ये 10 क्वेश्चन तो फ्री के मार्क्स दे के जाते हैं, 40 मार्क्स फ्री के मार्क्स होते हैं बच्चों। ये महात्मा गांधी, अब देखो महात्मा गांधी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, ठीक है। वर्ब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर में है, एक बार पूरा पढ़ के भी देख लो, ओवर कॉन्फिडेंस में बस शुरुआत में ही मत अटक जाओ, पूरा पढ़ के भी देखना बहुत जरूरी है। बिलीव्ड इन अद्वैत्व एंड अहिंसा, Advaitva stands for the essential unity of men and Ahimsa for the matter of all lives. C is the correct option. Next, question number 39. His dynamic personality किस चीज के बारे में, अब क्यू से शुरुआत हो सकती है, इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू स्ट्राइव फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल, देखो अगर हमने शुरुआत सही करी है जरूरी नहीं अंत तक सही जाए, इसलिए शुरुआत से अंत तक बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए उसे पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ओके, यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। 10 क्वेश्चन आए थे फिल इन द ब्लैंक्स ये भी। टू प्रोवाइड मोर, अब मोर क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आता है नाउन, और ये जो नाउन होगा ये प्लूरल होगा। टू प्रोवाइड मोर, अब फैसिलिटी और एडवांटेज तो बचा नहीं क्योंकि ये प्लूरल नहीं है। फैसिलिटीज टू इट्स वर्कर्स, द कंपनी इज प्लानिंग टू बिल्ड स्कूल्स एंड पार्क्स इन द टाउनशिप। नेक्स्ट क्या है, The beautiful dash of the बीकानेर फोर्ट enchanted में, enchant का मतलब क्या हो जाता है, मुझे लुभा लेना, है ना, अट्रैक्ट कर लेना। अब देखो ब्यूटीफुल सराउंड नहीं होगा, सराउंडिंग्स होता है, एग्जैक्टली सराउंडिंग नहीं होता बच्चों, सराउंडिंग्स होता है। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे व्यूज की बात हो रही है तो पजेसिव वर्ड है, तो आगे भी कोई पजेसिव वर्ड ही आना चाहिए। यू, योर, योर्स, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, है ही नहीं, तो बचा क्या, योर्स। कौन सा ऑप्शन, डी। नेक्स्ट, राम एंड श्याम वर फाइटिंग विद डैश ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अब यहाँ पे दो है, दो के लिए हम वन अनदर लगाते हैं, दो से ज्यादा के लिए ईच अदर लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द हाउस वॉज वेरी डैश टू लुक एट, वॉज वेरी लवली टू लुक एट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग माई फ्रेंड्स डैश स्टेइंग इंडोर्स, अब ये कंपैरिजन कर रहा है, आई लाइक विजिटिंग माई फ्रेंड्स दैन स्टेइंग इंडोर्स, तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि कंपैरिजन कर रहा है फ्रेंड्स के साथ रहने में और घर में रहने में। नेक्स्ट है बच्चों आपका होमोनिम्स। ओके, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं होमोनिम्स वाला पार्ट, जहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो दो वर्ड्स हैं उनका अपना अलग अलग एक मीनिंग होगा, है ना, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चलो, सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक और इकोनॉमी। इकोनॉमिक का मतलब होता है लाभदायक, है ना, प्रॉफिटेबल, और इकोनॉमी तो वही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है, दैट इज इकोनॉमी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बच्चों सब्जेक्ट है और इकोनॉमिकल माने होता है किफायती, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, इकोनॉमिकल मतलब फ्रूगल और इकोनॉमिक्स मीन्स सब्जेक्ट। नेक्स्ट, एल्यूसिव और एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है जिसको जो हार्ड टू कैप्चर हो, जिसको पकड़ा ना जा सके, और एल्यूसिव माने जो भ्रम हो, डिसेप्टिव हो, है ना, जो वास्तविकता में ना हो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। देखो एमिग्रेंट का मतलब होता है किसी प्लेस के बाहर निकलना, और इमिग्रेंट का मतलब होता है किसी प्लेस के अंदर आना, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एमिग्रेंट मीन्स टू मूव आउट ऑफ अ प्लेस, किसी जगह से बाहर निकल के दूसरी जगह पे रहने चले जाना। और इमिग्रेंट का मतलब जरूरी नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये जो ए है ना, ये बिल्कुल कनाडा छोड़ के इंडिया में रहने आया है, तो ही इज एन एमिग्रेंट मूविंग आउट ऑफ अ प्लेस। ये जो बी है ये कनाडा में भी रहता था बट अभी फिलहाल ये इंडिया में रहने आया है, तो ही इज एन इमिग्रेंट। तो
तो ये मूव कर रहा है न्यू प्लेस में, इसने कनाडा को छोड़ा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रख्यात, और इमिनेंट का मतलब होता है नियर इन फ्यूचर, जो कोई ऐसा काम जो नियर इन फ्यूचर होना हो, कोई ऐसी चीज जो अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर हो। कौन सा ऑप्शन हो जाता है बच्चों, हमारा सी ऑप्शन। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दे दिया गया है। लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि उस इडियम का आंसर क्या हो जाएगा, टू बी एट वंस फिंगर्स एंड। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ, बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। डू लाइक एंड शेयर दिस मॉडल पेपर।